नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों से। आज राम मंदिर चंदा चोरी घोटाले को लेकर एक के बाद एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। पहले राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई थी जिसमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे पर मुहर थी। वहीं इन सब के बीच अब राम मंदिर मामले को लेकर पुलिस ने छापेमारी अभियान तेज कर दिया है। मामले से जुड़े 8 आरोपियों के घर छापेमारी पुलिस कर रही है। पुलिस के अलग अलग टीमें अंकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मुख्य आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पहुंची है। इन सभी के ठिकानों पर पुलिस पूरी बारीकी से तलाशी ले रही है ताकि केस से जुड़े अहम सबूत जुटाए जा सके। जांच टीमें एक एक करके घर के कोने भी खंगाल रही हैं ताकि कोई भी सबूत छूटने ना पाए। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। अब आरोपियों के घर पर भी छापेमारी शुरू हो चुकी है। तो कल ट्रस्ट ने चंपत राय के इस्तीफे पर भी मुहर लगा दी है। दूसरी तरफ राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जहां ये 8 आरोपी जेल में बंद हैं तो वहीं दूसरी तरफ इनके घर पे छापेमारी की जा रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है, सबूतों को खंगाला जा रहा है ताकि कोई ऐसे सबूत, कोई ऐसी चीज पुलिस के हाथ लगे जिससे यह साबित हो सके कि राम मंदिर चंदा चोरी में बड़ी गड़बड़ी की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर हर एंगल से जांच लगातार जारी है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 8 आरोपियों के घर पर छापेमारी की जा रही है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस छापेमारी में पुलिस के हाथ क्या कुछ लगता है, क्या कोई अहम सबूत पुलिस के हाथ लगते हैं, ये बड़ी खबर होगी। हालांकि एक तरफ चंपत राय के इस्तीफे पे भी मुहर लगी है, दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी भी हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहा है और अब जो आरोपी जेल में बंद हैं उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। उनके घरों के कोने को खंगाला जा रहा है ताकि पुलिस के हाथ कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी चीज लगे जिससे तमाम वो सवाल जो है उन पर मुहर लगाई जा सके। राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर एक तरफ विपक्ष है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष है। विपक्ष लगातार तमाम आरोप लगा रहा है। ये भी लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि छोटी मुर्गियों को बचाने की कोशिश और छोटी मुर्गियों को फंसाने की कोशिश और बड़ी मुर्गियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके के आरोप भी विपक्ष लगातार लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर बारीकी से जांच कर रहा है। एसआईटी भी इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और दो आरोप ये लग रहे थे कि चंदा चोरी के साथ साथ जमीन की खरीद फरोख्त में भी बड़ा झोल किया गया है, बड़ा हेरीफेरी की गई है। उसको लेकर भी अब एसआईटी जांच कर रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर अब इन आरोपियों के घरों पर छापेमारी भी की जा रही है। कोना कोना खंगाला जा रहा है। पुलिस इन आरोपियों के घर पर छापेमारी कर रही है, जांच जारी है और अब ये देखना होगा कि पुलिस के हाथ में छापेमारी के दौरान क्या कुछ हाथ लगता है। तो राम मंदिर लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है और चंदा चोरी, चंदा गबन का मामला जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष लगातार तमाम सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है, एसआईटी है, हर एंगल से जांच इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है और अब देखना यह होगा कि ये पूरा मामला किस ओर मुड़ता है, ये मामला क्या मोड़ लेता है। लेकिन सवाल लगातार जारी है कि इस मामले के पीछे आखिरकार अहम किरदार कौन। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगंज अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर। अग्निकांड में 5 और अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए। एलडीए के एई संजय शुक्ला समेत 5 लोगों पर कार्रवाई की गई है। अधीक्षण अभियंता आनंद मिश्रा भी निलंबित किए गए हैं और इसके साथ ही अवर अभियंता हेमंत कुमार सस्पेंड किए गए हैं। सुपरवाइजर बेलदार हरपाल भी निलंबित किए गए। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। पहले भी 2 इंजीनियर सस्पेंड किए जा चुके हैं और अब तक कुल 7 अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है। 18 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के संतुष्टि सेवा में तैनात अधिकारियों पर पहले भी कार्रवाई हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, संदिग्ध अधिकारियों पर वित्तीय
विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। इस मामले में अब 5 और अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। एलडीए के सहायक अभियंता संजय शुक्ला, अधीक्षण अभियंता आनंद मिश्रा, अधिशासी अभियंता शिवेंद्र शुक्ला, अवर अभियंता हेमंत कुमार और सुपरवाइजर बेलदार हरपाल भी उन पर गाज गिरी है। इससे पहले भी 2 इंजीनियरों को सस्पेंड किया जा चुका है। अब तक कुल 7 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, जबकि 18 अधिकारियों पर कार्रवाई की संतुष्टि की गई है और संदिग्ध अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की भी शुरू कर दी गई है। तो लखनऊ अग्निकांड मामले में लगातार जांच जारी है और इसकी आंच अब अधिकारियों पर भी पड़ती हुई नजर आ रही है। संदिग्ध अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। अलीगंज अग्निकांड में बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। 5 और अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। अब तक 7 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, जबकि 18 लोग जांच के घेरे में हैं। ऐसे में लखनऊ अग्निकांड मामला लगातार जांच के घेरे में है। तमाम अधिकारी जांच के आंच में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 7 पर अभी तक कार्रवाई हो चुकी है, जबकि 18 पर भी ये जांच की आंच गिर सकती है। संदिग्ध अधिकारियों की अब विभागीय जांच शुरू कर दी गई है, क्योंकि लखनऊ अग्निकांड वो मामला जहां पर 15 छात्रों ने अपनी जान दे दी थी। इस अग्निकांड में उनकी जान चली गई थी और उसके बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। प्रशासन भी सवालों के घेरे में था और इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई। एलडीए पर भी सवाल उठे और अब एलडीए के 5 अधिकारियों को कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि अगर अभी तक की बात की जाए तो 7 पर कार्रवाई की जा चुकी है। तो अलीगंज अग्निकांड में लगातार बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। एक तरफ बिल्डिंग मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और दूसरी तरफ उन तमाम विभागीय अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद मोहन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद, अग्निकांड की, अगर लखनऊ अग्निकांड की बात की जाए तो लगातार एलडीए सवालों के घेरे में था और ऐसे में अब 5 कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आनंद, क्या माना जाए कि आने वाले दिनों में और भी अधिकारी इस जांच की आंच में आ सकते हैं, उन पर भी ये गाज गिर सकती है? आनंद जी बिल्कुल, ऐसा माना जा सकता है कि और भी कर्मचारी जो है वो इसकी जांच के घेरे में आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं इसकी रिपोर्ट अपने हैंडल से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भी इस पूरे मामले से रिलेटेड दोषी हैं उनसे कार्रवाई होना सुनिश्चित है। उससे मालिकों की गिरफ्तारी तत्काल कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर पहुंचे थे, घटनास्थल पर पहुंचे थे। उसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी की टीम बैठा ली गई थी। एसआईटी की टीम की जांच के बाद जितने भी दोषी इसमें थे 10 to 10 लेके सबके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी कल एलडीए ने 4 लोगों को और सस्पेंड कर दिया है। 5 की और जांच चल रही है। उम्मीद है कि और भी इससे संबंधित जितने भी लोग हैं जल्द ही दोषी पाए जाएंगे। अभी आज सुबह की बात है, चिन्हट इलाके में भी आग लग गई है। वहाँ पे भी किसी न किसी लापरवाही का नतीजा सामने आएगा, लेकिन फिलहाल अभी बिल्कुल आनंद, लेकिन वो कौन से अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है? वो कौन से अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है? यही है, सुपरवाइजर है, एरिया सुपरवाइजर है और इन्हीं तमाम अधिकारियों में से 3-4 जो उस क्षेत्र के अधिकारी थे, जैसे संजय शुक्ला जी हैं वो जेई थे, उपाध्याय जी हैं वो सुपरवाइजर थे। देखिए, जो भी अधिकारी हैं जो भी इस क्षेत्र के हैं, अगर लापरवाही बरतते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सभी जांच आती है। 10 to 10 सब पे कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल आनंद, और इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में और कौन कौन नाम शामिल हो सकते हैं, किस पर ये जांच की आंच गिर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एचएनएन न्यूज की बड़े खबर का बड़ा असर देखा गया। दुष्कर्म मामले में आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। 4 वर्षीय मासूम बच्ची संग दुष्कर्म का आरोप है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की
गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। घायल आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है और घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलापुर थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। लेकिन इस खबर को HNN न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका बड़ा असर हुआ है और अब जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी की गई है। बदायूं से दुष्कर्म के आरोपी को फिलहाल मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, दिनांक 25 जून को एक बहुत ही जघन्य घटना थाना अलापुर क्षेत्र से सामने आई थी, जिसमें एक 4 वर्षीय बच्ची को पहले अगवा किया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर उसे एक खेत में छोड़ दिया गया था। बच्ची को बरामद करके अभियोग पंजीकृत किया गया एवं बच्ची का इलाज कराया गया, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया एवं अन्य कई तरीकों से गहनता से इसमें विवेचना की गई। तो प्रकाश में आया है कि यह घटना अबरार नाम के व्यक्ति ने की थी, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है। वो उसी गांव का रहने वाला है जिस गांव की बच्ची रहने वाली है। आज जब सुबह तड़के 4 बजे टीम इसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो इसने टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इसके दोनों पैरों में गोली लगी है और इसे यहाँ जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसमें आगे जो भी संज्ञान में आएगा उससे आप लोगों को अवगत। और खबर मुरादाबाद से है, जहां समाजवादी पार्टी में जारी अंदरूनी गुटबाजी और कलह थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने डैमेज कंट्रोल के लिए खुद मोर्चा संभालते हुए मुरादाबाद के दिग्गज नेताओं को लखनऊ बुलाकर एकजुटता का पाठ पढ़ाया था, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय नेताओं के बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया है। ताजा मामला तब गरमाया जब सपा यूथ ब्रिगेड के महानगर अध्यक्ष रजी उद्दीन खान एडवोकेट और सपा नेत्री दुर्गा शर्मा ने सोशल मीडिया पर बांदा के सपा सांसद का एक वीडियो पोस्ट किया। इस पोस्ट के साथ उन्होंने कटाक्ष करते हुए लिखा कि लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसदों को केंद्र सरकार से कोई इशारा मिला है। इतना ही नहीं, उन्होंने बांदा की सांसद और मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा के नाम के बीच गहरे दास्तान का भी जिक्र किया है। लोकसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त रह गया है। ऐसे में मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के नेता आपस में गुटबाजियां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के 2 नेताओं ने ही अपने ही सांसद पर आरोप लगाए हैं कि वो केंद्र सरकार के संपर्क में है, जिसके बाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं सभी नाराज हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनसे जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बड़े भाई आपके पापा वो पार्टी के लोगों को बनाते थे और आपने जो बना दिया, आपने बना दिया जो नेताओं के जो गुलाम हैं, उनके जो चमचे हैं, उनके जो साथ खाने पीने वाले उन लोगों को इन्होंने बना दिया। बघेल साहब किस तरीके से देखते हैं, आप ही के पार्टी के नेता हैं दुर्गा शर्मा, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि सांसद जो है वो केंद्र सरकार के संपर्क में हो। केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम है कि 26 से 27 सांसद जो है समाजवादी के संपर्क में। तो क्या मानते हैं, किस तरीके की राजनीति चल रही है, क्या गुटबाजी? देखिए, दुर्गा शर्मा भी शायद 1-1.5 साल पहले कभी इनके पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कमाल अख्तर की टीम की महिला है, महिला पे टिप्पणी करना वो भी सही नहीं है, वो भी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, लेकिन वो 1-1.5 साल पुरानी है। दूसरी बात, एक वो लड़का है वो यूथ ब्रिगेड महानगर अध्यक्ष, तो उसके बारे में अनीस रजा बताएं क्या उनको कहाँ से जानकारी मिल गई? जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अनीस रजा बताएं कि उन्होंने क्यों कहलवाया ये जो है अपने महानगर अध्यक्ष से। या तो वो प्रूफ दें या फिर माफ़ी मांगे अनीस रजा कि मैंने नहीं कहलवाया। मगर रजी का ये कहना है कि मुझसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहलवाया है। तो जब वो प्रदेश अध्यक्ष जी जब पूरे प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो या तो रजी झूठ बोल रहा है या वो प्रदेश अध्यक्ष जी झूठ बोल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष जी को आदेश जो है यहाँ से पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर का मिला हो, क्योंकि जेब के तो पॉकेट के तो वही प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये हो सकता है। रही बात बीजेपी की, तो 1932 से और आज तक का रिकॉर्ड है कि सांसद रुचि वीरा या और भी लोग कभी भी वो सेकुलर राजनीति छोड़ के नहीं गए। वो मिट सकते हैं मगर सेकुलर राजनीति नहीं छोड़ेंगे, वो कॉम्युनल राजनीति पर विश्वास नहीं करते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद इस बात पूरे मामले का संज्ञान लिया और लखनऊ में लगातार मीटिंगें चल रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं। तो क्या मानते हैं, जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इस तरह मामले को मीटिंग कर रहा है, समझौता करा रहा है, ये जो नेता है गुटबाजियाँ फैला रहे हैं, क्या मानते हैं?
मैं ये मानता हूँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहना नहीं मान रहे तो इन लोगों को मेरी मांग ये है कि जिला अध्यक्ष और मानना पार्टी से बाहर निकालें। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ये लोग कहना नहीं मान रहे फिर किसका कहना मानेंगे ये कि किसके कहने पे काम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा हमारी पार्टी में कोई नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब संज्ञान ले लिया, जब वो सब चीज़ उनकी नॉलेज में है तो फिर भी ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे किसका हाथ है। तो ये मेरा जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष जी से यह मैं इनसे मांग करता हूँ कि आज ही इस चीज़ को। चलिए सीधा लिए चलते हैं लुधियाना, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनवाते हैं। मैं महिलावां नूं 2100 रुपए देने का काम करूंगा, ये मैं वायदा किया सी। साथियों मैं वित्त मंत्री भी हाँ, क्योंकि बजट भी मैनू पेश करना पैंदा है, बजट बनाना भी पैंदा है, पेश भी करना पैंदा है। वित्त मंत्री दे नाते पहले साल दे विच साथियों, पहले साल दे विच जदों मैंने पहला बजट अपना रखा, क्योंकि जदों विधान सभा बनी है उसके तुरंत 2 महीने के बाद पहला बजट आ गया साडा। पहला बजट आया तो मैं अधिकारियों को कहा, मैं कहा महिलाओं के लिए पैसा रिजर्व करना है। 5000 करोड़ रुपया मैंने महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिता भी महिलाओं को देने का काम करांगे। और साथियों मैनू खुशी है, मैंने पहले ही साल दे विच उस योजना को लागू कर दिता, क्योंकि साडे हरियाणा दे विच मैंने लाडो लक्ष्मी योजना उसका नाम रखा है, लाडो लक्ष्मी योजना। 2100 रुपया महिलाओं के खाते दे विच जा रहा है, 2100 रुपया, 1650 करोड़ रुपया मैंने महिलाओं के खाते दे विच पहुंचाने का काम कर दिता है, 1650 करोड़ रुपया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मुरादाबाद से है, जहां मझोला में पीएससी के रिटायर्ड दरोगा के बेटे को गोली मारने के मामले में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अंकित यदुवंशी को पुलिस ने तड़के मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अंकित के लोकेशन गांव सोनकपुर के पास मिली थी और पुलिस ने घेराबंदी कर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अंकित के पैर में गोली लग गई और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले में अंकित का एक साथी मनीष पहले से गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। खबर नोएडा से है, जहां ऑनलाइन ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगों ने 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला से 42 लाख रुपए से अधिक की ठगी कर ली है। महिला को पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और फिर शेयर बाजार में भारी मुनाफे का सपना दिखाया गया। ठगों ने ग्रुप में फर्जी निवेशकों के मुनाफे के स्क्रीनशॉट साझा कर महिला का भरोसा जीता, जिससे महिला ने कई किस्तों में 42 लाख रुपए निवेश कर दिए। शुरुआत में महिला को ऐप का अच्छा मुनाफा दिखाया गया, लेकिन जब उन्होंने अपनी रकम निकालने की कोशिश की तो टैक्स प्रोसेसिंग फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर और पैसे मांगे। शक होने पर महिला ने अतिरिक्त रकम देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद साइबर ठगों से संपर्क पूरी तरीके से बंद हो गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर अब जांच कर रही है। चलिए सीधा लिए चलते हैं रुड़की, जहां पर सीएम धामी संबोधन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है सुनवाते हैं। जिसको लोग कहते हैं जैन जी, और मैं कहता हूं उनको कि वो जैन जी नहीं है, मैं उनको जैन जी नहीं कहता हूं, मैं उनको कहता हूं इंजी। इंजी माने इंडियन जनरेशन। क्या? जोर से बोलिए क्या? ये देखिए, अब अपने लिए ताली बजाइए, इतनी अच्छी बात आप लोगों ने बोली। तो जो हमारी जो इंडियन जनरेशन है, जो आने वाली, उनको उनका भविष्य सुरक्षित मिले, उनको अच्छा उत्तराखंड मिले, उनको अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद अच्छा कैरियर मिले, वो सारे काम हम लोग कर रहे हैं। उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको एक अच्छा माहौल मिले और उनको अच्छा मार्गदर्शन हो। क्योंकि जो हमारा भारत है आज,
उसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारे युवा हैं, जहां की 65% आबादी आज 42 साल से कम लोगों की है। पूरी दुनिया के अंदर हमारी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है, भारत की ताकत है, तो हमारी वो युवा शक्ति है और उत्तराखंड की भी यही ताकत है। और युवा जिस दिशा में जाते हैं, युवा जो सोचते हैं वो उसको करके दिखा देते हैं, जो ठान लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हमारी सरकार भी युवाओं के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। जहां भी जो उनको अवसर दिलाने हैं, उनको मार्ग दिखाना है, अच्छा मार्गदर्शन करना है, उनके लिए अवसरों को बनाना है, उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी युवा शक्ति टीम से श्री रिया वर्मा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बदायूं से है, जहां शादी समारोह में बैंड बजाने जा रहे 2 युवक की ट्रैक्टर से टक्कर होने से मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सड़क हादसे की खबर राहगीरों ने पुलिस की दी। मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोनों मृत युवकों के शवों को मुर्दा घर भेज दिया गया है। पुलिस दोनों शवों की पहचान कराने में जुटी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है। और खबर बुलंदशहर से है, जहां नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी इरफान को घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू की बरामदगी के लिए जंगल ले जाया गया था और इस दौरान आरोपी पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करने लगा और कथित तौर पर पुलिस टीम पर अवैध तमंचे से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और वारदात में चाकू बरामद किया है। आज दिनांक 27 जून 2026 को थाना जहांगीराबाद पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 337/26 के वांछित अभियुक्त को ग्राम जसर से गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि इस अभियुक्त के द्वारा दिनांक 22 जून 2026 को एक नाबालिग पीड़िता के साथ रेप की घटना कारित की गई थी। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त से प्रारंभिक पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि अभियुक्त ने घटना में प्रयुक्त चाकू को ग्राम मंगलपुर पर जाने वाले रास्ते पर छुपाया हुआ है। और खबर ग्रेटर नोएडा की दादरी से है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर फल विक्रेताओं के 2 पक्षों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई और उस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। मारपीट और हंगामे के चलते सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर बड़ी संख्या में राहगीर और स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और उधर रायबरेली और फतेहपुर के लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। करीब 2 साल से बंद पड़ा गंगासू पुल अब मरम्मत के बाद हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। साल 1970 के दशक में बने इस पुराने पुल को मरम्मत कार्य के चलते यातायात के लिए बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा था और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझना पड़ रहा था। जिला मजिस्ट्रेट सरनीत कौर ब्रोकरा ने पुल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुल पर हल्के वाहनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज़।